ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु बातचीत एक बार फिर नए मोड़ पर पहुंच गई है और इस बार तेहरान ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि अगर कोई समझौता करना है तो वाशिंगटन को अपनी ज़्यादा मांगों को छोड़ना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने मिस्र के समकक्ष से फ़ोन पर बातचीत में कहा कि बातचीत तभी सफल होगी जब सामने वाला जो पक्ष है गंभीरता और हकीकत को समझे, गलत अनुमान न लगाए और ज़रूरत से ज़्यादा शर्तें न थोपी जाएं। उन्होंने तो ये नहीं बताया कि वे कौन सी मांगे हैं, लेकिन इशारा साफ है कि ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सहयोगियों पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। पिछले दौर की जेनेवा वार्ता को अराक्ची ने अब तक की सबसे तेज और गंभीर बातचीत बताया था और कहा था कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि आगे की चर्चा ज़्यादा विस्तार से होगी, खासकर प्रतिबंध हटाने और परमाणु कदमों को लेकर। आने वाले दिनों में वियना में तकनीकी टीमों की बैठकें भी होनी है, यानी बात सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। पर्दे के पीछे कागज़ और कैलकुलेटर दोनों चल रहे हैं। उधर अमेरिका की मांग है कि ईरान अपना परमाणु ढांचा पूरी तरह ख़त्म करे, बैलिस्टिक मिसाइलों को सीमित करे और क्षेत्रीय सहयोगियों से दूरी बनाए। लेकिन तेहरान कह रहा है कि यूरेनियम को शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए सीमित स्तर तक समृद्ध करने पर बात हो सकती है, मगर मिसाइल और दोस्तों पर नो एंट्री बोर्ड लगा हुआ है। माहौल को और गर्म बना रही है सैन्य हलचल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कूटनीतिक समाधान की बात भी की है, लेकिन साथ ही बमबारी की चेतावनी भी दोहरा दी है। इसी बीच दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड इजराइल के हाइफा बंदरगाह पहुंच चुका है। ये वही इसी तरह का सीन है जिसमें लोग कहते हैं उम्मीद भी है और चिंता भी। ईरान का कहना है कि वह जंग शुरू नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब ज़रूर देगा और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। हालात ऐसे हैं कि कई देशों ने एहतियातन अपने नागरिकों और दूतावास स्टाफ को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। चीन ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दे दी है। अमेरिका ने इजराइल से गैर ज़रूरी स्टाफ की वापसी की अनुमति दे दी है और कनाडा, भारत, ब्रिटेन व पोलैंड ने भी इसी तरह के कदम उठाए हैं। कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी है जैसे दो खिलाड़ी शतरंज की बिसात पर आमने सामने बैठे हों, चालें चल भी रहे हों और मुस्कुरा भी रहे हों, लेकिन उंगली हमेशा अगले मोहरे पर टिकी हुई है। अब देखना यह है कि यह खेल समझौते की एक मुस्कान पर ख़त्म होता है या फिर टकराव की आंधी में बदल जाता है। रमज़ान के दूसरे जुमे पर करीब 1 लाख फ़िलिस्तीनी नमाजियों ने अल अक्सा मस्जिद में नमाज अदा की है, लेकिन इस बार भी माहौल पूरी तरह सख्त पाबंदियों के साए में रहा है। इजरायली हुकूमत ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि सिर्फ 10,000 लोगों को ही खास परमिट के साथ जुमे की नमाज के लिए दाखिल होने दिया जाएगा, जो आम सालों में आने वाली लाखों की तादाद के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। नियमों के मुताबिक सिर्फ 55 साल से ज़्यादा उम्र के मर्द, 50 साल से ज़्यादा उम्र की औरतें और 12 साल से कम उम्र के बच्चे ही किसी रिश्तेदार के साथ दाखिल हो सकते हैं और वापसी पर डिजिटल वेरिफिकेशन भी ज़रूरी हो चुका है। इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग अल अक्सा मस्जिद पहुँच रहे हैं और पुराने शहर की गलियाँ नमाजियों से भर गई हैं। कलंदिया चेक पोस्ट पर सख्त तलाशी और भारी सुरक्षा के बीच लोग गुजरते रहे। कई लोग घंटों सफ़र करके पहुंचे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। कुछ लोगों का यहां तक कहना था कि उनके पास बाकायदा परमिट मौजूद था, फिर भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया है। हिब्रोन से आए एक नज़ाती उवेदा ने कहा कि वे सिर्फ नमाज पढ़ना चाहते थे, लेकिन सैनिकों ने उन्हें लौटा दिया। एक और शख्स अली नवाज, जो अपनी पत्नी के साथ नाबलूज से आए थे, बोले कि उनकी पत्नी के पास भी परमिट था, फिर भी उसे चेक पोस्ट पर रोक दिया गया और उन्हें मजबूरन वापस जाना पड़ा है। उधर इजरायली अधिकारियों ने हाल ही में 280 यरूशलेम निवासियों पर भी अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है, जिनमें धार्मिक हस्तियां, पत्रकार और रिहा किए गए कैदी भी शामिल हैं। गजा जंग शुरू होने के बाद से पाबंदियां और ज़्यादा सख्त हो गई हैं, लेकिन इन सब के बावजूद लोगों का जज्बा कम नहीं हुआ है। हज़ारों नमाजी अल अक्सा मस्जिद के सहन में कतारों में खड़े हुए हैं। इबादत की यह मंजर बता रहा था कि रुकावटें कितनी भी हो, दिलों का रुख अब भी उसी क़िबले की तरफ है जो लोग कहते नज़र आए कि हम सिर्फ इबादत करना चाहते हैं।
इसमें डर कैसा? कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इस वक्त भारत पहुंचे हैं जब उनकी सरकार अमेरिका के साथ चल रहे व्यापारिक तनाव के बीच नए साझेदार तलाश रही है और इस दौरे को दोनों देशों के रिश्तों में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। कार्नी मुंबई पहुंच चुके हैं जहां वे कारोबारी नेताओं से मुलाकात करेंगे और सिर्फ नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर व्यापार, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और कहा है कि भारत कनाडा की साझेदारी साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मजबूत लोगों के आपसी रिश्तों पर टिकी हुई है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर भारी टैरिफ लगा दिए थे, जिसके बाद कार्नी ने साफ कहा है कि आने वाले 10 साल में वे अमेरिका के बाहर अपने निर्यात को दोगुना करना चाहते हैं। पिछले साल दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर से बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई थी और लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $51 अरब तक पहुंचाया जाए। भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करना चाहता है और कहता है कि कनाडा के पेंशन और वेल्थ फंड पहले ही करीब $53 अरब निवेश कर चुके हैं। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और ऊर्जा की बढ़ती ज़रूरतों के बीच भारत चाहता है कि कनाडा उसके परमाणु ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम में सहयोग करे। हालांकि इस गर्मजोशी के पीछे एक ठंडी परछाई भी है, क्योंकि कुछ साल पहले कनाडा में सिख एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद रिश्ते काफ़ी बिगड़ गए थे कनाडा के साथ में। तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने भारत पर आरोप लगाया था कि इस हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियां हैं, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था और दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित भी किया था। अब कार्नी की ये यात्रा सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भरोसे की मरम्मत की कोशिश भी कहीं न कहीं मानी जा रही है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने भी कहा है कि सीमा पार दखल अंदाजी के मुद्दे उनके दिमाग में हमेशा रहते हैं, यानी बातचीत में व्यापार के साथ सुरक्षा और संवेदनशील मुद्दे भी शामिल रहेंगे। भारत के बाद कार्नी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और फिर जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि कनाडा अब एक ही बाजार पर निर्भर रहने के बजाय नए दरवाजे खोलना चाहता है और भारत इस नई रणनीति का अहम हिस्सा बनता दिख रहा है। अब देखना यह है कि यह मुलाकात सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित रहती है या आने वाले सालों में अरबों डॉलर के नए समझौते लेकर आती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात अचानक बेहद ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं जब पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पख्तिया में हवाई हमले किए और इसे तालिबान सरकार के खिलाफ खुली जंग जैसा कदम माना जा रहा है। इस कार्रवाई से कुछ घंटे पहले अफगान सुरक्षा बलों ने सीमा पार पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर हमले का दावा किया और कहा कि कई पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं और चौकियां कब्जे में ले ली गई हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इन दावों को सिरे से खारिज किया और जवाबी हमलों में बड़ी संख्या में अफगान लड़ाकों को मार गिराने की बात भी कही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सब्र का प्याला भर चुका है और अब यह खुली जंग है। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सख्त रुख दिखाया है। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने हमलों की पुष्टि की, लेकिन कहा कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इससे पहले तुर्की और कतर की मध्यस्थता से जो युद्ध विराम हुआ है वे अब पूरी तरह टूट चुका है। जानकारों का कहना है कि इस बार मामला ज़्यादा गंभीर है क्योंकि इसे रोकने का कोई साफ ढांचा नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि हाल में इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में हुए आत्मघाती हमलों के पीछे पाकिस्तान, तालिबान यानी टीटीपी का हाथ है और टीटीपी को अफगान ज़मीन से समर्थन मिल रहा है, जिसे तालिबान नकारता है। टीटीपी लंबे समय से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और सख्त इस्लामी कानून लागू करने की मांग भी करता रहा है। इसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे समूहों को भी पाकिस्तान अफगान सरजमी से मदद मिलने का आरोप लगाता रहा है। जानकारों का ये भी कहना है कि काबुल और कंधार जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाना बड़ा बदलाव है, लेकिन इससे ज़मीनी हकीकत कितनी बदलेगी ये साफ नहीं है, क्योंकि ऐसे समूह बिखरे हुए और छिपे तरीके से काम करते हैं। तालिबान के पास वायुसेना नहीं है, लेकिन वह गुरिल्ला तरीके और ड्रोन जैसे साधनों का इस्तेमाल कर सकता है और सीमा पर फैली हज़ारों चौकियां
उसके लिए आसान निशाना बन सकती हैं। पाकिस्तान ने भी कुछ शहरों में छोटे ड्रोन गिराए जाने की पुष्टि की है, यानी लड़ाई सिर्फ सीमा तक लिमिट नहीं रह सकती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई रास्ता बचा है। दोनों तरफ से बयान सख्त हैं और पीछे हटने का कोई संकेत कम ही दिख रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है। ईरान और सऊदी अरब ने भी बातचीत में मदद की पेशकश की है, लेकिन असली रुकावट भरोसे की कमी है। पाकिस्तान कहता रहा है कि आतंकवादियों को पनाह मिल रही है और काबुल इसे सिरे से खारिज करता रहा है। जानकारों का यह भी मानना है कि अगर हिंसा ऐसे ही जारी रही तो दोनों देशों में अस्थिरता बढ़ेगी और सशस्त्र समूह और मजबूत हो सकते हैं। फिलहाल हालात ऐसे हैं जैसे चिंगारी सूखी घास में गिर चुकी हो और अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या कोई समझदारी की बारिश होगी या फिर ये आग पूरे इलाके को अपनी झपेट में ले लेगी। मिडल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं और अमेरिका तथा ईरान के बीच तनाव अब खुले टकराव के करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने यरूशलेम स्थित अपने दूतावास से गैर ज़रूरी स्टाफ और उनके परिवारों को निकालने की अनुमति दे दी है। वहीं ब्रिटेन ने भी तेहरान से अपने अधिकारियों को अस्थायी रूप से हटा लिया है। ये कदम ऐसे समय उठाए गए हैं जब क्षेत्र में बड़े सैन्य टकराव की आशंका बढ़ती ही जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के वर्षों में सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा मध्य पूर्व में तैनात किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने करीब 100 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर, कई कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और लड़ाकू विमानों के बेड़े ईरान की मारक दूरी के भीतर तैनात कर दी हैं। अगर अमेरिका हमला करता है तो माना यह जा रहा है कि ईरान जवाब में इजराइल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले हफ्ते इजराइल जाने वाले हैं, जहां वे ईरान के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये दौरा उस समय हो रहा है जब जेनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत का एक और दौर शुरू हो चुका है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर प्रगति से संतुष्ट नहीं दिखे। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का वीडियो साझा किया, जिससे ये संकेत मिला है कि सैन्य तैयारी सिर्फ बयान नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत भी है। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के एरबिल एयरबेस से फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे देशों ने अपने सैनिकों को हटा लिया है या दूसरी जगह तैनात कर दिया है, क्योंकि उन्हें संभावित ईरानी जवाबी हमलों का डर है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के सेना प्रमुख एयाल ज़मीर निजी तौर पर नए युद्ध के गंभीर परिणामों को लेकर चिंता जता रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से वे चुप हैं। पश्चिमी देशों ने अपने नागरिकों को भी सावधानी बरतने की सलाह दे दी है। फ्रांस ने अपने नागरिकों को इजराइल और फिलिस्तीन की यात्रा से बचने को कहा है। एक प्रमुख एयरलाइन KLM ने 1 मार्च से तेल अवीव की उड़ानें रोकने की घोषणा की है। इस पूरे तनाव के बीच एक और दिलचस्प पहल सामने आया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने ट्रंप प्रशासन को तेल, गैस और खनन क्षेत्रों में बड़े निवेश के अवसर देने का संकेत दिया है, ताकि आर्थिक लाभ के जरिए समझौते की राह आसान हो सके। बताया यह भी जा रहा है कि तेहरान को लगता है कि बड़ा आर्थिक फायदा ट्रंप की डील मेकिंग सोच को प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्ष जल्द ही अपनी राजधानियों से परामर्श के बाद वियना में तकनीकी स्तर की वार्ता फिर शुरू करेंगे। लेकिन ज़मीन पर बढ़ती सैन्य हलचल और दूतावासों की खाली होती इमारतें इस बात का संकेत दे रही हैं कि कूटनीति और टकराव के बीच की दूरी अब बहुत कम रह गई है और पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या बातचीत कोई रास्ता निकालेगी या फिर क्षेत्र एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेगा।